बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर और इसी में साथ साथ कवर होते जाएंगे हमारे मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इससे पहले हमने बात की व्हाट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ हमने एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की कोशिश की प्रीवियस लेक्चर्स में, जिसमें हमने मुख्तलिफ तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम को डिफ़ाइन करने की कोशिश की। जिस तरह के उसके पर्पसेस हैं, फंक्शंस हैं, उस हिसाब से हमने उसको डिफ़ाइन किया। उसके बाद हमने उसके ऑब्जेक्टिव्स भी देखे, वो क्यों बनाया गया, पर्पस देखा। आज हम बात करेंगे हिस्ट्री की जानिब। यहाँ पे मैं एक बात बता दूँ कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप्स को दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं और ये कैटेगराइजेशन होती है ऑन द बेसिस ऑफ हार्डवेयर। चूँकि हमारे पास कंप्यूटर्स आए थे 45 के दौर में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान, और जो पहला कंप्यूटर कैटेगरी थी उसको नाम दिया गया था मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का। आपको उसके हार्डवेयर फीचर्स का भी पता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के साथ किस तरह के हार्डवेयर होते थे। लार्ज साइज, यानी इतने बड़े साइज के हार्डवेयर के एक लार्ज रूम जो है वो ऑक्यूपाई करते थे। बड़े बड़े माउंटेड इनपुट डिवाइसेस होते थे, आउटपुट डिवाइसेस होते थे। और स्टोरेज के लिए हमारे पास टेप्स, मैग्नेटिक टेप्स जो होती थी, रील्स जो आप लोगों ने देखी होंगी पुराने ज़माने में, जो कैसेट प्लेयर्स होते थे उसके अंदर एक कैसेट जो होती थी जिसमें रील होती थी, वो तो बहुत बारीक सी रील होती थी। उस दौर में बड़ी बड़ी रील्स कार्ट्रिजेस के ऊपर रैप्ड होती थी। सो ये बड़े बड़े लार्ज साइज के डिवाइसेस थे जिसको एक इंसान का कंट्रोल करना, उठाना, मैनेज करना भी मुश्किल होता था। मेन फ्रेम कंप्यूटर और जो मिनी कंप्यूटर्स हैं ऑलमोस्ट सिमिलर थे साइजेस में, तो हार्डवेयर साइजेस वो तकरीबन सेम थी। टेक्नोलॉजी अलबत्ता के जो ऑपरेशंस थे, उनके काम करने का तरीका वो डिफरेंट हो गया था। जैसे मेन फ्रेम कंप्यूटर्स में हमारे पास ट्रांजिस्टर्स, वैक्यूम ट्यूब्स का दौर था, और जो मिनी कंप्यूटर्स थे उसमें ट्रांजिस्टर्स का दौर फिर आ गया। वैक्यूम ट्यूब्स में ज़ाहिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी पड़ती थी। आप लोगों ने फिजिक्स में वैक्यूम ट्यूब्स को पढ़ा होगा कि दोनों एंड्स पे एक वैक्यूम, एक रॉड की सूरत में, हमारे घरों में जो पुराने बिजली के रॉड होते थे उनमें दोनों एंड्स पे पॉजिटिव नेगेटिव आयंस की जब बम्बार्मेंट होती थी तो उससे इलेक्ट्रिक पल्स जनरेट होते थे। टाइम कंज्यूमिंग प्रोसीजर था, बिजली का इतना दौर था नहीं, तो वो उससे कंप्यूटर्स हीटअप होते थे और फिर काम करते थे। फिर ट्रांजिस्टर्स आया जो सेल्फ जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी मैकेनिज्म उनमें था, और थोड़ा सा कम टाइम में कंप्यूटर्स जो थे वो सेट हो जाते थे, ऑन हो जाते थे। सो ये जो दो दौर हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर का दौर कहलाता है, मेन फ्रेम सिस्टम का दौर कहलाता है जनरली, जिसमें आपके पास मेन फ्रेम कंप्यूटर्स भी और मिनी कंप्यूटर्स भी आ जाते हैं। इन दोनों कैटेगरीज ऑफ हार्डवेयर के लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन किए गए उनको जनरली मेन फ्रेम सिस्टम का नाम दिया जाता है। इसमें हम मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम चेक करेंगे। अच्छा, ये जो दौर है इसका टाइम पीरियड अगर आप देखें तो वो 1945 से लेके बिटवीन 60s तक का दौर है, क्योंकि मिड ऑफ 60s में हमारे पास डेस्कटॉप या माइक्रो कंप्यूटर्स का जो दौर था वो स्टार्ट हो गया था। सो ये दो एराज जो हैं 45 से लेके ऑलमोस्ट इन बिटवीन 60s तक का हमारे पास जो दौर है वो मेन फ्रेम सिस्टम्स का दौर कहलाता है, जिसमें हार्डवेयर आपके पास मेन फ्रेम कंप्यूटर है और मिनी कंप्यूटर्स हैं। तो सबसे पहला जो सिस्टम आया मेन फ्रेम सिस्टम की कैटेगरी में वो था जी बैच सिस्टम। अब बैच मीन्स अ ग्रुप, मगर किस तरह का ग्रुप? जैसे आप लोग कहते हैं ना कि हम लोग एक बैच हैं, अगर आप कहते हैं जी आपके बैच में कौन से स्टूडेंट्स हैं, सो दैट डजंट मीन कि आप सिर्फ कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स जो है वो मिलके एक बैच बनाते हैं। बैच का मतलब ये होगा कि आपका जो सेशन है, यानी जो इनटेक का सेशन है आपका, जैसे 2024 में आपका अराइवल हुआ है और आपका जो डिपार्चर होगा वो होगा 2028 में।
सो ये एक जो सेशन है ये एक बैच बनाता है। अब इस बैच में जब आप कहते हैं ये मेरा बैच फेलो है, तो इस बैच का मतलब क्या है कि वो सिर्फ कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट नहीं होगा। इस सेशन में यूनिवर्सिटी में जिस जिस डिपार्टमेंट में इनटेक हुआ है, जिनका अराइवल टाइम सेम है और डिपार्चर टाइम सेम है, यानी ये जो सेशन है 2024 से 2028 के दौरान जहां जहां एडमिशन्स हुए हैं, वो सारे के सारे आपके बैच फेलो कहलाएंगे। फिर चाहे वो फिजिक्स में आए हैं, केमिस्ट्री में आए हैं, मैथ्स में आए हैं, मैनेजमेंट साइंसेज में आए हैं, जिधर भी आए हैं इस बैच के दौरान, वो आपके बैच फेलो कहलाते हैं। क्लास फेलो वो है जो आपके साथ क्लास में है, सेम कोर्सेज पढ़ रहे हैं, सेम डिसिप्लिन में है। जबकि बैच फेलो क्या है कि उनके कोर्सेज अलग हैं, डिसिप्लिन्स अलग हैं, डिपार्टमेंट्स अलग हैं, सब्जेक्ट्स अलग हैं, बट स्टिल यू ऑल हैव अ सिमिलैरिटी। और सिमिलैरिटी क्या है कि आप लोगों का सेशन सेम है, अराइवल टाइम सेम है और डिपार्चर टाइम आप लोगों का सेम है, तो आप लोग बैच बनाते हैं। सेम इज द केस यहाँ पे हमारे पास चूंकि कंप्यूटर की एक नई शक्ल थी, हार्डवेयर को ऑपरेट करना, मैनेज करना मुश्किल था उस टाइम में, तो टास्क जितने भी उस जमाने के कंप्यूटर्स को दिए जाते थे उनका बैच बना लिया जाता था। बैच कैसे? जैसे अभी मैंने बताया कि ऑन द बेसिस ऑफ नीड्स ऑफ द एप्लीकेशन, हर एप्लीकेशन की हार्डवेयर की जो नीड थी उनकी सिमिलैरिटी के ऊपर उनका बैच ग्रुप बना लिया जाता था। जरूरी नहीं है कि नेचर ऑफ टास्क एक जैसा हो, लेकिन उस टास्क की जो नीड्स है, क्योंकि एक हार्डवेयर को निकालना फिर दूसरे को कनेक्ट करना वो बड़ा टाइम कंज्यूमिंग था, तो नीड्स के अकॉर्डिंग तमाम एप्लीकेशन जैसे जिनकी सिमिलर हार्डवेयर नीड्स हैं उन टास्क को ग्रुप करके एक बैच बना लिया जाता था। इससे आसानी ये हो जाती थी, चूंकि कंप्यूटर को ऑन होने में ही इतना टाइम लग जाता था, जैसे मैंने कहा कि वैक्यूम ट्यूब्स या कैथोड रे जो ट्यूब्स हमारे पास थी, वो दौर थे कंप्यूटर ऑन होने में इतना टाइम लगता था, तो उस दौरान जो ऑपरेटर्स होते थे वो मुख्तलिफ जो टास्क थे, यूजर टास्क जिनको एग्जीक्यूट होना होता था उन कंप्यूटर्स के ऊपर, उस हार्डवेयर के ऊपर, उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग सिमिलैरिटी देख के उन टास्क का बैच बना लेते थे। इससे हमारे पास जो सिस्टम को ऑन करने का, सेटअप करने का, टास्क कौन सा नेक्स्ट एग्जीक्यूट होना है, वो टाइम रिड्यूस हो जाता था। एक तरफ सिस्टम आपका ऑन हो रहा है, कंप्यूटर ऑन हो रहा है, दूसरी तरफ हमने एप्लीकेशंस के ग्रुप्स बना लिए। अच्छा, बैच में एक और बेनिफिट भी होता है, या आप यूं कह लें कि जब एक टास्क का बैच एग्जीक्यूट होता है, अक्सर आपने ये पेरोल सिस्टम देखे होंगे जो बैच सिस्टम के ऊपर बनाए जाते हैं। बैच सिस्टम का मतलब क्या है कि जब एक टास्क इनिशिएट हो गया तो बीच में अब आप उसको रोक नहीं सकते हैं, वो उस वक्त तक चलता रहेगा, बीच में आप कोई चेंज नहीं कर सकते हैं, कोई इनपुट नहीं दे सकते हैं, वो टास्क उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक इस बैच में मौजूद सारे के सारी एप्लीकेशंस कंप्लीट नहीं हो जाती हैं, सारे के सारे ऑर्डर्स जो हैं वो कंप्लीट नहीं हो जाते हैं और आपको एक रिजल्ट जो है वो जनरेट नहीं हो जाता है। सो ड्यूरिंग एक बैच के एग्जीक्यूशन के दौरान आप उसमें किसी तरह का कोई इंटरेक्शन नहीं कर सकते, या सिंपल आप यूं कह लें कि ये जो हमारे पास बैच सिस्टम थे वो नॉन इंटरैक्टिव सिस्टम थे। प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट हो रहा होता था तो उस दौरान आप उसमें किसी तरह का कोई इंटरेक्शन नहीं कर सकते थे। सो ये एक यानी एक अर्ली जो डेवलपमेंट हमारे पास हो रही थी, ऑपरेटिंग सिस्टम जो शक्ल बना रहा था, तो उसमें ये एक फीचर था कि ऑन स्पॉट इंटरेक्शन पॉसिबल नहीं था, नॉन इंटरैक्टिव सिस्टम थे। और इस बैच सिस्टम को हम कहते हैं कि ये हमारे पास फर्स्ट रुडिमेंट्री ऑपरेटिंग सिस्टम थे। यानी रुडिमेंट्री कहते हैं कि एक चीज जो अभी शक्ल ले रही है, जो अपने इर्तिका के प्रोसेस से गुजर रही है, यानी जो बेसिक शक्ल है ऑपरेटिंग सिस्टम की, वो थी हमारे पास बैच सिस्टम की, कि जहां पे काम को हम ऑन द बेसिस ऑफ देयर नीड्स, जो सिमिलर नीड्स के टास्क थे उनको ग्रुप कर देते थे और डाटा जो था वो उस हिसाब से प्रोसेस होता था। आप इंटरैक्ट इसमें ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, किसी भी बैच की एग्जीक्यूशन के दौरान आप उसमें इंटरैक्शन नहीं कर सकते थे।
अब इनपुट डिवाइसेस हमारे पास उस ज़माने में जो थे वो आप भी, जैसे मैंने कहा, टेप्स का दौर था, कार्ड रीडर्स थे हमारे पास। तो हम जो टास्क थे, कार्ड आपने देखोगे, 5 कार्ड्स जो ज़माने में थे, ये कार्ड की सिंपल एग्जांपल मैं ऐसे दूंगी, जो आपके पास होते हैं, ये सिम कार्ड होते हैं, कितने छोटे साइज के होते हैं। अब या आपने कभी ट्रेन का सफ़र किया हो तो आपने देखा होगा कि आपको एक टिकट मिलती है, वो टिकट थोड़ी सी हार्ड मटेरियल की होती है। जब आप सफ़र के दौरान टीटी आता है और आपसे कार्ड चेक करता है, तो उसके हाथ में एक डिवाइस होता है, पंचिंग मशीन होती है, और उस कार्ड में एक पंच कर दिया जाता है, एक होल जनरेट कर दिया जाता है। उसका मतलब क्या है कि दिस कार्ड हैज़ बीन यूज्ड, अब इसको कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता है। सिमिलरली आप लोग देखें, आप लोग जब अपनी असाइनमेंट्स फाइल में प्लेस करते हैं तो उसके लिए पहले उसको पंच करते हैं, ताकि उसको प्रॉपर होल्ड करने की जो जगह है उसमें वो प्लेस किया जा सके और उसके जो मुख्तलिफ सेगमेंट्स हैं, पेजेस हैं, वो मिसप्लेस ना हो। तो वो जो पंचिंग डिवाइस है, सिमिलर पंचिंग डिवाइस हमारे पास उस ज़माने में कार्ड्स में डाटा को पंच करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। वो उसी तरह से छोटे छोटे होल्स बनाते थे, मगर वो इनविजिबल होते थे, इनविजिबल होल्स होते थे कि डाटा को बर्न कर दिया जाता था कार्ड्स के ऊपर। मल्टीपल सेट ऑफ कार्ड्स हो सकता है एक टास्क को रिप्रेजेंट करें, जरूरी नहीं है कि एक कार्ड के ऊपर एक ही टास्क है। ग्रुप ऑफ कार्ड्स में मल्टीपल सेम टास्क का डाटा स्टोर हो सकता था। सो इस तरह से बहुत सारे टास्क जो थे वो कार्ड्स के जरिए स्टोर किए जाते थे, या टेप्स होती थी, जैसे मैंने कहा रील्स, पुराने अगर कैसेट प्लेयर्स किसी के घर में हैं तो उनके अंदर एक बारीक सी रील होती है। इवन अभी भी आप अपने एटीएम कार्ड्स को देख लें, अपना स्टूडेंट कार्ड देख लें, उसके पीछे एक ब्लैक रिबन होती है, ब्लैक या ब्राउन कलर की। स्टिल दैट इज मैग्नेटिक टेप, जिसके ऊपर आपका डाटा जो है वो स्टोर किया गया है। सो वो उस तरह के इनपुट डिवाइसेस होते थे। यही हमारे पास स्टोरेज डिवाइसेस भी होते थे। और जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे यूज़र इंटरेक्शन, जब एक बैच स्टार्ट हो गया, टेप इंसर्ट कर दी गई या मैग्नेटिक कार्ड से डाटा रीड होना शुरू हो गया, तो जब तक एक बैच एग्जीक्यूट हो रहा है, यूज़र अब उसमें ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन इंटरेक्शन नहीं कर सकता था, कोई चीज़ फिक्स नहीं कर सकता था। अगर कोई एरर आ जाता या कोई इनपुट उस टाइम में नहीं दे सकता था, जो चीज़ एग्जीक्यूट हो रही है वो एग्जीक्यूट होगी। जब एंड हो जाएगा टास्क एग्जीक्यूशन का, उसके बाद आप जो भी ऑपरेशन है, जो भी एक्शन है, अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द एप्लीकेशन आप परफॉर्म कर सकते थे। सो ऑटोमेटिक जॉब सीक्वेंसिंग का क्या मतलब है कि वन आफ्टर अनदर उस बैच में जितने भी टास्क हैं, एक बैच में हो सकता है 5 टास्क हों, एक बैच में हो सकता है 10 हों, 20 हो, 15 हो, 100 हो, तो वो जॉब्स वन आफ्टर अनदर टास्क जो है वो एग्जीक्यूट होते थे। अब यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं जॉब किसे कहेंगे। ठीक है, जॉब यहाँ पे का मतलब है हर वो यूजर टास्क, मीन यूजर एप्लीकेशन, यूजर प्रोग्राम जिसको कंप्यूटर के ऊपर एग्जीक्यूट होना है, जो आपकी प्रॉब्लम्स के लिए बनाए गए हैं, जैसे पीछे डिस्कशन में भी हम देख चुके हैं। जॉब मीन्स यूजर टास्क, यूजर प्रोग्राम्स, यूजर एप्लीकेशन या एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। तो चूंकि हमने बैच बना लिया जॉब्स का, सिमिलर जॉब्स का, जिनका नेचर, डिमांड, रिक्वायरमेंट सेम है, उनका हमने ग्रुप बना लिया, तो वो बैच वन आफ्टर अनदर एग्जीक्यूट होता था, टास्क बाय टास्क। एक बैच के अंदर 15 जॉब्स हैं, तो एक जॉब खत्म हुआ, ऑटोमेटिकली दूसरा जॉब एग्जीक्यूट होना शुरू हो गया, दूसरा खत्म हुआ, ऑटोमेटिकली तीसरा एग्जीक्यूट होना शुरू हो गया। इसमें ऑपरेटर की या यूजर की इन्वॉल्वमेंट या इंटरेक्शन जरूरी नहीं थी या पॉसिबल ही नहीं थी। सो ये हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ से स्टार्ट हुआ, इसलिए हम इसे कहते हैं कि ये पहली या बेसिक शक्ल है, फर्स्ट रूडिमेंट्री हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब इसका दूसरा जो फीचर था, जैसे हमने पिछले लेक्चर में बात की थी कर्नल की, अगर याद हो,
कर्नल हमने क्या कहा था कि कर्नल हमारे पास वो फंक्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम का कि जैसे ही सिस्टम आपका ऑन होता है तो जो पहली चीज रैम में आती है वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, मगर पूरे का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम लोड नहीं किया जा सकता। तो जो पहला फंक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम का रैम में लोड होता है उसे हम कर्नल कहते हैं। सेम इज द केस इस बैच सिस्टम में था कि बैच सिस्टम में जिस चीज को हम आज कर्नल कहते हैं उस दौर में उसको मॉनिटर कहा जाता था। और जैसे ही उस जमाने के कंप्यूटर्स ऑन हो जाते थे, ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा कंपोनेंट, कौन सा फंक्शन पहले रैम में लोड होता था उसको मॉनिटर कहा जाता था। अब ये नाम उसका पड़ा हुआ है जी, रेजिडेंट मॉनिटर। रेजिडेंट मीन वो किसी जगह पे, वो मॉनिटर जो है वो किसी जगह पे रिहाइश होती थी। अब कहाँ पे कर्नल की रिहाइश कहाँ होती है? जब तक सिस्टम ऑन है कर्नल हमारा रैम में पड़ा रहता है। सिमिलरली जब तक सिस्टम बैच, ये जो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का सिस्टम कंप्यूटर जब तक ऑन होते थे तो वो जो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम था उसका कौन सा फंक्शन रैम में जाके बैठा रहता था उस वक्त तक कि जब तक कि वो कंप्यूटर ऑन है, तो उस पार्ट को मॉनिटर कहते हैं जो रैम में रेजिडेंट था, रैम में बैठा रहता था। रेजिडेंट मॉनिटर का काम क्या था? उसी तरह के फंक्शन हैं जैसे आजकल के कर्नल के फंक्शंस हैं। इनिशियली जो हमारे पास सीपीयू का कंट्रोल था वो मॉनिटर के पास होता था, यानी जितने भी हार्डवेयर उस जमाने में कंप्यूटर के साथ लगे हुए थे उन सब का कंट्रोल इस मॉनिटर के पास होता था। जैसे ही बैच में से एक जॉब लोड हो जाता था, रैम में आता था, तो सीपीयू का कंट्रोल ये जो मॉनिटर था वो उस जॉब के हवाले कर देता था। सीपीयू का कंट्रोल उस जॉब के हवाले हो जाता था। अब ये आपको पता है कि उस जमाने के चूंकि कंप्यूटर स्लो थे, जब एक दफा ऑन हो जाते थे तो कई कई दिन, कई कई हफ्तों वो ऑन ही रहते थे, और एक बैच जब तक कंप्लीट नहीं होता था उस वक्त तक वो सिस्टम, वो कंप्यूटर्स जो थे वो ऑफ नहीं किए जाते थे। तो कई कई हफ्तों भी लग जाते थे, कई कई दिन भी लग जाते थे, कई कई घंटों भी लग जाते थे। तो उस वक्त तक हमारे जो कंप्यूटर्स थे वो ऑन ही रहते थे। इसलिए जो एक जॉब है उसके एग्जीक्यूशन का टाइम भी काफी ज्यादा था। जैसे ही एक जॉब कंप्लीट हुआ, कई घंटों उसको लग गए, कई दिन भी लग गए, तो वो जो जितने भी हार्डवेयर उस जॉब को एग्जीक्यूट करने में लगे हैं उन हार्डवेयर का कंट्रोल जॉब को हवाले कर दिया गया था। तो वो कंप्लीट होने के बाद, जॉब जब कंप्लीट हुआ है तो उन हार्डवेयर का कंट्रोल वापस से मॉनिटर को दे दिया जाता था। जॉब कंप्लीट होके रैम से बाहर चला गया। अब उस बैच में जो दूसरा जॉब है जो कार्ड के ऊपर पड़ा हुआ है या मैग्नेटिक टेप के ऊपर पड़ा हुआ है, वहां से उस बैच में से दूसरा जॉब जो है वो रैम में लोड कर दिया जाता था। अब बैच मींस सिमिलर नेचर, उनकी हार्डवेयर रिक्वायरमेंट सेम है उन जॉब्स की। सो मॉनिटर क्या करता था कि सीपीयू एंड वो जो उनकी नीड के अकॉर्डिंग हार्डवेयर थे, अब वो दूसरे जॉब के हैंड ओवर कर दिए जाते थे। इस तरह से दूसरा जॉब कई घंटों लेता था, कई दिन ले लेता था एग्जीक्यूशन में, और जब वो कंप्लीट हुआ, रैम से बाहर जाने से पहले वो जितने हार्डवेयर थे इंक्लूडिंग द सीपीयू, उसका कंट्रोल मॉनिटर को वापस कर दिया जाता था। रैम में दोबारा जगह बन गई और बैच में से दूसरा जॉब जो है, तीसरा जॉब, वो लोड कर दिया जाता था। और इस तरह से ऑटोमेटिक जॉब सीक्वेंसिंग, इसे हम कहते हैं, वन आफ्टर अनदर उस बैच में जितने भी जॉब्स थे, यूजर टास्क थे, वो वन आफ्टर अनदर एग्जीक्यूट हो रहे होते थे। यहाँ पे जो एक ड्रॉबैक है, एक तो ड्रॉबैक हमने पहले देखा कि भाई इसमें आप बीच में इंटरैक्ट नहीं कर सकते थे, बैच को रोक के अपनी एप्लीकेशन के साथ इंटरैक्ट नहीं कर सकते थे, यूजर इंटरैक्शन नहीं था। और दूसरा जो ड्रॉबैक इसमें है वो ये कि चूंकि हमारे पास ये मैग्नेटिक टेप्स थे, कार्ड्स थे, यानी इस तरह के इनपुट और स्टोरेज डिवाइसेस थे, आईओ डिवाइसेस ऐसे थे जो स्लो थे एज कंपेयर टू सीपीयू। तो उस जमाने के सीपीयू भी जाहिर है आजकल के दौर के सीपीयू से तो स्लो ही थे, बट कंपैरेटिवली अगर बाकी के हार्डवेयर के साथ आप उनको कंपेयर करें तो सीपीयू कंपैरेटिवली फास्ट थे उन हार्डवेयर के मुकाबले में। और जो बाकी डिवाइसेस थे जैसे ये कार्ड रीडर्स हो गए, टेप्स हो गई, वो जो थी वो स्लो थी। तो जब एक जॉब
रैम में से बाहर चला जाता था तो दूसरे जॉब को बैच में से लोड करने में भी काफ़ी टाइम लग जाता था। वो जो इनपुट यूनिट था, मैग्नेटिक टेप था या कार्ड था, उसको रैम में लोड करने में ही इतना टाइम लग जाता था कि उस दौरान जो हमारा सीपीयू था वो आइडल रहता था। आजकल हमारे जो सीपीयूज हैं वो काफ़ी फास्ट हो गए हैं, उनकी आइडलनेस हमने बहुत हद तक कम कर दी है, बट कीप इन माइंड कि 100% सीपीयू की आइडलनेस को हम आज भी ख़त्म नहीं कर सके हैं। इसको भी हम देखेंगे आगे चल के कि सीपीयू आज के दौर में भी स्टिल आइडल रहता है, मगर वो आइडलनेस निग्लिजिबल हो गई है। बट ये नहीं कि हमने 100%, क्योंकि आप फिजिक्स में ये रूल पढ़ चुके हैं कि 100% एफिशिएंट मशीन तो नहीं पॉसिबल है बनाई जाना। तो कोई भी मशीन जो है वो 100% एफिशिएंट नहीं है, तो स्टिल आइडलनेस आज के सीपीयूज में भी आती है, आज के ऑपरेटिंग सिस्टम में भी ये लैग हमें दिखता है, मगर ये निग्लिजिबल हो गया है। ये कब दिखता है, आने वाले चैप्टर्स में मैं इंशाल्लाह इसके ऊपर बात करूंगी। सो उस कॉन्टेक्स्ट में हम जो बात कर रहे हैं वो ये कि चूंकि उनके डिवाइसेस स्लो थे, जैसे मैग्नेटिक टेप्स थी, कार्ड्स थे, ये इनपुट डिवाइसेस का काम करते थे, और सीपीयू कंपैरेटिवली फास्ट था, तो जब एक जॉब रैम से चला गया दूसरा जॉब रैम में लोड होने में ही इतना टाइम लगा लेता था, तो उस दौरान सीपीयू हमारा जो था वो आइडल बैठा रहता था। सीपीयू टाइम कॉस्टली था, तो ये सिस्टम जो थे हमें इस तरह से मजीद एक्सपेंसिव पड़ जाते थे। एक तो हार्डवेयर के हवाले से एक्सपेंसिव थे, उनको परचेज करना मुश्किल था, और दूसरा सीपीयू टाइम इतना आइडल जाता था कि वो कॉस्ट मजीद हमें एक्सपेंसिव पड़ जाती थी। इसीलिए हर बंदे की अफोर्ड में भी नहीं थे कि अपने टास्क को वो जाके मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के ऊपर एग्जीक्यूट कराते, क्योंकि सीपीयू का जो टाइम का कॉस्ट था वो भी चार्ज किया जाता था। इसीलिए प्रेफर भी ज़्यादा किया जाता था कि लोग मैनुअली काम करें, जो अफोर्ड कर सकते थे वो उस रूडिमेंट्री ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू अपने काम को एग्जीक्यूट करवाते थे। सो आई होप कि बैच सिस्टम किस तरह से काम करते थे, बैच का मतलब क्या है, ये आपको समझ आ गया होगा। अगली स्लाइड में हम वो जो उस दौर के रैम का स्ट्रक्चर था, मैंने पिछली स्लाइड में कर्नल को बताने के लिए आपको रैम का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था। अब बैच सिस्टम में उस जमाने में रैम का क्या स्ट्रक्चर था, ये नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताती हूँ। जी, ये आपको नजर आ रहा है बैच सिस्टम या मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के दौर में जो हमारे पास रैम का स्ट्रक्चर था वो ये था, इस तरह से आपको दिख रहा है। ये हमारे पास रैम है, आप देख रहे हैं। जब मैंने आपको कर्नल का बताया था तो उसमें आपको मैंने बताया था कि रैम के मल्टीपल स्लॉट्स होते हैं। स्टार्ट के जो स्लॉट होता है उसमें हमारे पास कर्नल आ जाता है, और जो रिमेनिंग स्लॉट्स होते हैं उसमें यूज़र एप्लीकेशंस आते हैं। लेकिन चूंकि ये हम बैच सिस्टम की बात कर रहे हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको दो ही स्लॉट्स नज़र आ रहे हैं। दो स्लॉट्स आपको दिख रहे हैं। पहले स्लॉट में बिल्कुल टॉप पे ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाता था। अब ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा पार्ट, अभी जैसे हमने बात की, वो आ जाता था मॉनिटर। सो मॉनिटर सबसे पहले यहाँ पे आया, और ये रिमेनिंग जो एरिया आपको नजर आ रहा है यहाँ पे कोई पार्टीशनिंग नहीं हुई। इसका मतलब क्या है कि कार्ड रीडर या मैग्नेटिक टेप कहीं बाहर थे, वहां पे मुख्तलिफ जॉब्स बने हुए थे। ये आपके पास एक टेप है और यहाँ पे हमारे पास मुख्तलिफ जॉब्स बने हुए हैं, स्टोर हैं एक बैच के मुख्तलिफ जॉब्स यहाँ पे स्टोर हैं। एक वक्त में रैम में एक जॉब उस बैच का लोड होता था इस तरह से। सो थोड़ा सा पार्ट मॉनिटर ने ऑक्युपाई कर लिया, और रिमेनिंग जो रैम का एरिया था, कोई पार्टीशन वहां पे आपको दिख नहीं रही है। इसका मतलब क्या है कि एक बैच में से एक जॉब एक वक्त में रैम में लोड होता था। अब जितने भी आपके पास उस जमाने के हार्डवेयर थे अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द टास्क, वो सारे के सारे उस मॉनिटर के कंट्रोल में थे, इंक्लूडिंग द सीपीयू। सो जब एक जॉब लोड हुआ रैम में, जैसे आपको यहाँ पे नजर आ रहा है J1 जब लोड हुआ, तो ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर का कंट्रोल जो था वो इस जॉब के हवाले कर देता था। सीपीयू भी इसके हवाले किया,
जो भी और हार्डवेयर इसकी नीड थी वो सारी की सारी इसके हवाले कर दी गई। अब ये जॉब एग्जीक्यूट हो रहा है, कई घंटों भी लग रहे हैं इसको एग्जीक्यूशन में, हो सकता है कई दिन भी लग जाएं। जब तक ये एग्जीक्यूट हो रहा है उन डिवाइसेस का कंट्रोल जो था, हार्डवेयर का कंट्रोल, वो J1 के पास होता था। जैसे ही ये जॉब कंप्लीट हुआ, कंप्लीट होने के बाद इसने उन तमाम हार्डवेयर का कंट्रोल, ज़्यादातर CPU ही होता था क्योंकि हम टास्क एग्जीक्यूशन के दौरान इंटरैक्ट तो कर नहीं सकते थे। सो इनपुट डिवाइसेस तो इंटरेक्शन की ना होने की वजह से अवेलेबल ही नहीं थी, तो CPU का ही ज़्यादातर कंट्रोल होता था। जैसे ही जॉब 1 कंप्लीट हुआ तो वो जो CPU का कंट्रोल है वो वापस से रैम के मॉनिटर के हवाले कर दिया जाता था, और ये जॉब जो है वो रैम से निकल के बाहर चला गया, रैम से निकल के बाहर चला गया। अब हमारे पास यहाँ पे स्पेस बन गई, खाली हो गया ये। नेक्स्ट अब कौन आएगा यहाँ पे, हमारे पास नेक्स्ट जो जॉब है वो लोड कर दिया जाता था। जॉब 2 जो है वो अब यहाँ पे लोड कर दिया जाएगा, और इसी तरह से वो CPU जो मॉनिटर के पास है वो उसका कंट्रोल ट्रांसफर हो जाएगा जॉब 2 को। जॉब 2 अब एग्जीक्यूट होना शुरू करेगा, उसमें कई दिन भी लग सकते हैं, कई घंटों भी लग सकते हैं, लेकिन उस वक्त तक जब तक वो एग्जीक्यूट हो रहा है CPU का कंट्रोल इस J2 के पास है। जैसे ही इसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हुआ, ये भी क्या करेगा, CPU का कंट्रोल वापस से रिटर्न करेगा मॉनिटर को और रैम से बाहर चला जाएगा। इस तरह से दोबारा से एक स्पेस बनेगी और तीसरा जो बैच में जॉब होगा वो लोड होगा। अब आप देख रहे हैं ये प्रोसेस कितना स्लो है। रैम में एक वक्त में एक टास्क मौजूद है, एक जॉब मौजूद है। इसका मतलब क्या है कि बैच हमने बनाया जरूर है, मगर उस बैच में एक वक्त में एक ही जॉब एग्जीक्यूट होगा, और ड्यूरिंग लोडिंग एक को लोड करना रैम में, उसको वापस से रैम से बाहर निकालना, उस दौरान हमारा जो CPU है वो ज़्यादातर आइडल बैठा रहता था। जब तक एक बैच कंप्लीट नहीं होता था उस वक्त तक यूज़र को इंटरैक्शन की फैसिलिटी भी प्रोवाइड नहीं की जा सकती थी। जैसे आप देखते हैं ये जो हमारे पेरोल सिस्टम होते हैं ये बैच सिस्टम ही की तरह बनाए जाते हैं। जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं एक इदारे में, उन सब की जो पे प्रोसेस होती है वो इकट्ठी एक ही गो में प्रोसेस होती है। मुख्तलिफ कैडर के, मैनेजमेंट कैडर के कौन से लोग हैं, उनकी किस क्या क्या सैलरी की रेंज है, उनका अलग से एक बैच बना लिया जाता था। जो दूसरे कैडर के लोग हैं उनकी अलग से बैच बना लिया जाता था। उन सब की सैलरीज, उनके अलाउंसेस वो तकरीबन एक जैसे होते थे, तो वो एक ही गो में प्रोसेस कर लिए जाते थे। ये नहीं कि हर एक बंदे का अलग अलग प्रोसेस हो रहा है, नहीं, बैच बने हुए हैं मुख्तलिफ कैडर के, वो इकट्ठे जो हैं वो प्रोसेस होते थे। उस दौरान जब वो प्रोसेस किए जा रहे हैं तो उसकी इंटरेक्शन जो है ऑपरेटर की वो पॉसिबल नहीं थी। कंप्लीट हो जाता था, उसके बाद फिर उसमें किसी में कोई चेंज करना है, किसी की सैलरी में कोई थोड़ा सा चेंज आया है, किसी से डिटेक्ट करना है, किसी में एडिशन करनी है, तो वो एंड ऑफ द प्रोसेसिंग जो है वो ऑपरेटर उसमें इंटरेक्शन जो है वो कर सकता है। तो ये हमारे जो बैच सिस्टम है, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग जितने भी सिस्टम हैं, जैसे आपके बैंक के ट्रांजैक्शंस वगैरह हैं, उनमें भी इसी तरह से बैचिंग कर दी जाती है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट जो है बेसिकली, अब तो हम एप्लीकेशन लेवल पे ऊपर इसको कंसिडर करते हैं ना, कि ये जो पेरोल सिस्टम है ये एप्लीकेशन लेवल है। बैंक्स में ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग जो सिस्टम है ये एप्लीकेशन लेवल के ऊपर चले गए हैं, मगर उस जमाने में ये जो बैचिंग का जो कॉन्सेप्ट था वो ऑपरेटिंग सिस्टम के लेवल के ऊपर था। कि ऑपरेटिंग सिस्टम वन आफ्टर अनदर सिमिलर जॉब्स का बैच बना के उनमें से वन आफ्टर अनदर जॉब्स को प्रोसेस करता था। सो ये है जी हमारा लेआउट, रैम का लेआउट। मैंने आपको पहले भी बताया था शायद कि जब मैं मेमोरी की बात करूं तो आप समझ जाएं कि मेमोरी मींस रैम। जब मैं सेकेंडरी स्टोरेज की बात करूंगी तो बाकायदा मैं वहां पे बताऊंगी कि हम हार्ड डिस्क यहाँ पे बात कर रहे हैं या सेकेंडरी मेमोरी की बात कर रहे हैं, सेकेंडरी स्टोरेज की बात करें। बट सिर्फ मेमोरी का जो वर्ड जनरली इस्तेमाल किया जाता है दैट मीन्स हम रैम की बात कर रहे हैं। तो ये आपको रैम का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है फॉर द बैच सिस्टम्स, जिसमें हमारे पास मॉनिटर
यानी ऑपरेटिंग सिस्टम थोड़ा सा पार्ट ऑक्युपाई करता था रैम का, और रिमेनिंग जो रैम होती थी वो डिवाइडेड होती थी फॉर द यूजर टास्क, यूजर जॉब्स। अब बैच में से वन आफ्टर अनदर यूजर जॉब्स जो थे वो उठ के इस एरिया में आते थे, इस रैम में आते थे, रैम के इस एरिया में आते थे, और वहाँ से प्रोसेसिंग होती थी, उसकी एग्जीक्यूशन होती थी। वहाँ से प्रोसेस होके वो रैम को खाली करते थे, बाहर जाते थे, और फिर बैच में से दूसरा जो जॉब था वो लोड कर लिया जाता था। ये था हमारा फर्स्ट रूडिमेंट्री ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे हम बैच सिस्टम कहते हैं, जो आया था हमारे पास मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के लिए। उनके काम करने का तरीकाकार ये था। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो हमारा सिस्टम है वो इसी मेन फ्रेम सिस्टम ही की कैटेगरी में आता है, लेकिन अब ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, यानी वो जो नेक्स्ट हम देखेंगे वो है मेन फ्रेम सिस्टम की कैटेगरी का, लेकिन वो अब बैच सिस्टम से हट के है। मेन फ्रेम या मिनी कंप्यूटर्स के लिए ही वो बनाया गया है, नाम उनका जेनेरिकली मेन फ्रेम सिस्टम दिया गया है, मगर अब टाइप जो है वो बैच नहीं होगी, बल्कि मल्टी प्रोग्राम्ड जो सिस्टम है हम उसको डिस्कस करेंगे। उसमें सिर्फ फीचर डिफरेंट क्या हुआ, रैम का स्ट्रक्चर चेंज हो गया है। वो किस तरह से चेंज हुआ है उसको इंशाल्लाह हम दूसरे लेक्चर में देखेंगे। आई होप यहाँ पे आपको बैच सिस्टम जो फर्स्ट रूडिमेंट्री ऑपरेटिंग सिस्टम है मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के लिए जो आए हैं, नाम भी हमने उनको मेन फ्रेम सिस्टम दिया गया, जिसमें ग्रुप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है, और पहला ऑपरेटिंग सिस्टम जो इस मेन फ्रेम सिस्टम की कैटेगरी में हमने डिस्कस किया वो था बैच सिस्टम। नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इसी मेन फ्रेम सिस्टम की कैटेगरी में मल्टी प्रोग्राम सिस्टम है, जो इंशाल्लाह हम कल के लेक्चर में देखेंगे। यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम हो आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं और मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। थैंक यू।